आइए हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं और अगला सेशन जो है हमारा सेकंड टेक्निकल सेशन है विच इज अबाउट कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, रोल ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एनयूसी एफडीसी। और इस सेशन को चेयर करने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि इसके चेयरमैन एनयूसी एफडीसी के ज्योतिन्द्र मेहता जी यहाँ पर हम सबके बीच में इस आयोजन का न सिर्फ हिस्सा है बल्कि उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी और सहभागिता और मार्गदर्शन भी है। तो आपकी तालियों के साथ हम मंच पर इन्वाइट करना चाहेंगे चेयरमैन एनयूसी एफडीसी श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही निवेदन है एनयूसी एफडीसी के सीईओ प्रभात चतुर्वेदी जी, वो भी मंच पर आएंगे। उनका भी इस ड्यूरिंग दिस सेशन ही इज गोइंग टू प्रेजेंट अ पीपीटी बिफोर यू, प्रभात चतुर्वेदी जी। इसके अलावा एक्स ईडी आरबीआई श्री वीएस दास जी एज ए पैनलिस्ट ऑफ दिस सेशन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। वीएस दास जी, आई विल रिक्वेस्ट हिम मिस्टर वीएस दास टू प्लीज कम ऑन स्टेज। He is ex-ED, RBI, Reserve Bank of India. And another panelist in this session is Mr. P.K. Arora, ex-CGM, RBI. ex-CGM, RBI, Mr. P.K. Arora, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पर CMA हर्षद देशपांडे, चेयरमैन। ये इस समय करेंटली ये चेयरमैन है जनरल एंड पब्लिकेशन कमेटी जो ICMEI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, उसके जनरल एंड पब्लिकेशन कमेटी के करेंटली इस समय चेयरमैन है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। और इस रूप में उनका इस रोल में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है और उनकी सहभागिता भी है। तो CMA हर्षद देशपांडे जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर ICMEI, ही इज हियर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप अपनी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ इन सबका स्वागत करें इस पैनल में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा CMA हर्षद देशपांडे जी जो कि इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, वे इस सेशन को इंट्रोड्यूस। इस सेशन में हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट शरद गंगल जी, चेयरमैन TJSB बैंक, वो भी हैं। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। शरद गंगल जी प्लीज ज्वाइन अस ऑन द डायस। और CMA हर्षद देशपांडे जो कि इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सेशन की प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करें। CMA हर्षद देशपांडे जी। Good afternoon, everybody. This session, role of the umbrella organizations, and we are very lucky to have panel speakers who are the veterans in the making of this umbrella organizations. तो सबसे पहले सबका बहुत स्वागत है और ये हम सेशंस की शुरुआत एक सबके साथ करना चाहेंगे और एक नए जोश और उम्मीद के साथ। ये आज का सेशन का एक बहुत अच्छा पैनल हमको मिला है जिसमें अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस के स्थापना से जो इससे जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे हम सुनना चाहेंगे कि ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है। और ये सेशन में हम शुरुआत करेंगे, हम हमारे स्पीकर्स को, हर एक स्पीकर को 5 से 7 मिनट का वक्त देंगे जिसमें वो आपके विचार व्यक्त करेंगे। और उसके बाद में हम एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पूछेंगे हमारे पैनलिस्ट से और स्पीकर से जिसके हम जवाब चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक दिस सेशन विद द स्टॉलवर्ड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर जिन्होंने लीडरशिप रोल प्ले किया है विद द अर्बन credit sector for last 5 decades, and he was also the past president of NAFCAP and presently the chairman of NUC FDC umbrella organizations and representing the many of his committees of the central and government. I will welcome Mr. Jyotindra Mehta ji on the dais and give his opening remarks. What I understand is after post lunch
the audience is full. So I appreciate the audience that they have really come here to learn something and to get themselves educated. वैसे विषय भारी भी है और हल्का भी है। कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव्स जो सहकारिता के प्रिंसिपल है, उसमें एक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, और सबसे हम भूल गए हैं वो प्रिंसिपल यही है। मैं अगर यूसीबी सेक्टर की बात करूं तो देयर आर 4 टायर्स, द बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टायर्स। टायर 1 100 करोड़ के नीचे की बैंक है, टायर 2 1000 करोड़ के नीचे की है, टायर 3 10,000 के नीचे की है और 1000 से 10,000, और टायर 4 10,000 प्लस। सबसे ज्यादा भारत में बैंक हैं तो टायर 1 एंड 2, 80% जो बैंक हैं वो टायर 1 एंड 2 में। और सेक्टर हिट्रोजीनियस कैसा है? टायर 1 में 5 करोड़ और 15 करोड़ की भी बैंक है, 15 करोड़ डिपॉजिट वाली बैंक है। और अभी गौतम ठाकुर जी ने कहा कि 1000 करोड़ का सपना लेके चल रहे हैं, ऐसी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक भी है। हम लोग सोच रहे थे कि भारत में ये 1480 बैंक है जो, उसमें करीब 210, मोर देन 210 बैंक्स आर इन द सर्विस टू द नेशन सिंस लास्ट 100 years। 100 साल पुरानी है। 100 साल मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म भी नहीं हुआ था तब से हमने, और 100 साल हमने सक्सेसफुली लोगों की सेवा में काम किया है। हम जब मिलते हैं तो रिजर्व बैंक ये नहीं करती, ये नहीं करती, रेगुलेटर का प्रॉब्लम है, ये सब हम बोलते रहते हैं। पेनल्टी हो रही है, बैंक बंद हो रही है, लेकिन जो हिंदी कवि की एक पंक्ति है कविता की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ हमारे में एक बात है कि 100 साल से हम जिंदा है ज्यादा। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक 118 years, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक 110 years। हमें सब मिलके नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग करना है। 100 साल तो हमने पारित किए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग करना है, और उस नेक्स्ट सेंचुरी में एक भी बैंक बंद नहीं होने देनी है। मिनिमम पेनल्टी, 100% कॉम्प्लायंस, और अगर आप टायर 1 में हैं तो टायर 2 में जाना है, टायर 2 में है तो टायर 3 में जाना है, टायर 3 में है तो टायर 4 में जाना है। 5 साल में सभी बैंकों का टर्नओवर डबल होना चाहिए, प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए। ये एक सामूहिक सपना है, एक बैंक का सपना नहीं है। हम सब मिलके ये सपना देख सकते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है ड्रीम ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटलाइजेशन से हम हमारी 100 साल वाली जो बात है नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग, वो हम कर सकते हैं। अम्ब्रेला एक ऐसा दौर है, ये नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग का पहला पड़ाव।
और यही अगर अम्ब्रेला नहीं हो तो हम सब, मैं आपको कहूं कि हम सब अपने अपने किंगडम में बैठे हुए हैं। मेरी बैंक है, 45 ब्रांचेस है, हमारे यहाँ 10 कार है, हमारा 1000 लोगों का स्टाफ है। मैं बहुत प्रेम से बोलूंगा, लेकिन बगल की एक बैंक बंद हो रही है, उसके मुझे पता ही नहीं। अगर आज हम ये चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमको कभी माफ नहीं करेगी कोऑपरेटिव की। दिस इज द टाइम। और ऐसा सिचुएशन भी हो गया है कि 15 साल 17 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अदर जुरिडिक्शन है, जहां यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बाकी जो है सब, वहां अपने अपने अम्ब्रेला है। तो रिजर्व बैंक ने भी एक कमेटी बनाई। यहाँ हमारी पैनल में मिस्टर दास बैठे हुए हैं। दास साहब वाज ED at that time. Under his chairmanship, a working group was formed. और अम्ब्रेला भारत का कैसे बने, उसके लिए उनको एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करने का कहा। फॉर्चुनेटली मैं उस कमेटी में था। दास साहब ने, हम सब ने अच्छा रिपोर्ट भी बनाया। रिजर्व बैंक में गया, 17 साल कुछ नहीं हुआ, और भी 2-3 वर्किंग ग्रुप हो गया, सबने अम्ब्रेला के लिए कहा। लेकिन जब बाद में फिर हम नेफकब में आके, नेफकब ने एक रिपोर्ट बनाई, वही दास साहब को इनवाइट किया हमने कि आप आइए और फिर से हम अम्ब्रेला के बारे में एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट जाके रिजर्व बैंक में सबमिट हुआ, तब रिजर्व बैंक ने रेगुलेटरी अप्रूवल दिया अम्ब्रेला के लिए। दैट वाज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 300 करोड़ का टारगेट दिया हमें कि 300 करोड़ की कैपिटल एकत्रित करनी है। उसी समय अमित भाई शाह का नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ, और अमित भाई ने, उनको यह कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, नए नए मंत्री बने, और उन्होंने तुरंत 200 करोड़ का सैंक्शन लेटर दिया कि आपको 300 करोड़ करना है, 200 करोड़ हम देंगे NCDC से। ये बात अलग है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने 300 करोड़ का टारगेट है, उसकी जगह 315 करोड़ का हमारे पास रिजोल्यूशन आ गया। सवाल यह है कि कोऑपरेशन एमंग्स कोऑपरेटिव, हम सब मिलके, छोटी छोटी बैंक है, बड़ी बैंक है, सब मिलके सोचने का समय है। और मैं समझता हूं ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है कुंभ, वो गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम साथ में मिलकर सोचना है कि हमारा अम्ब्रेला कैसे होना है, और हम एक भी बैंक को बंद न होने दें। तो मैं समझता हूं इस पृष्ठभूमिका में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। प्रिंसिपल इज वन एंड ओनली वन, दैट इज कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव्स। हम कोऑपरेटिव की बात तो बहुत करते हैं, हम समझते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव, एक बैंक दूसरी बैंक को हेल्प करे, दूसरी बैंक आगे छोटी बैंक को हेल्प करे, और आज की जरूरत क्या है उसके ऊपर सोचे। तो आज की जरूरत है टेक्नोलॉजी की। छोटी बैंक को टेक्नोलॉजी का अगर हम दे सकते हैं तो सबसे ज्यादा ये प्रिंसिपल है कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव का, वो फ्रूटफुल होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप सब अपने जो यहाँ कोऑपरेटिव बैंकों के हैं लोग, अपने आत्मा को पूछिए कि हम
सब साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर हमारा कैसे हम बनाएंगे। मैं हमारे बैंक जो है कहीं नॉर्थ ईस्ट में, इम्फाल में है, ऐजवाल में है, सब यूनिट बैंक है, एक ही बैंक ब्रांच, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक सबसे बड़ी है। हमें यह सपना देखना है कि इम्फाल और ऐजवाल और शिलोंग की जो बैंक है वो सारस्वत जैसी बने, और सारस्वत है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की। Thank you, sir, for sharing your thoughts, very exciting words. Now, I will request Mr. Prabhat Chaturvedi, CEO of NUC FDC, to give his presentation. This perhaps umbrella organizations, how it will help us, the cooperatives, and especially we also as a knowledge partner. So, I will request Mr. Prabhat to for his presentation. Thank you. Good afternoon, you all. Can we play the video, Vivek ji? I have a video and then 4 slides. वीडियो का पर्पस सर एक्टिविटीज के बारे में बताना भी है और साथ साथ में वो जो थोड़ा नींद का झोंका आता है उसको जगाना भी है क्योंकि जो ये साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे मेहता जी बोल रहे थे कि जब आप खाना खाते हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है वो पेट की तरफ हो जाता है उसको पचाने के लिए, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता, इस वजह से थोड़ा हेजीनेस आती है। कैन वी प्ले द वीडियो? भारत के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देश के आर्थिक ताने बाने के सबसे मजबूत तार हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी संस्थाएं जो अपने शहरों और समुदायों को विश्वास और सहकार के जरिए समृद्ध बनाती आई हैं। आज ये संस्थाएं नए युग के दरवाजे पर खड़ी हैं, जहां चुनौती है मॉडर्न बैंकिंग के साथ कदम मिलाने की और अवसर है एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ने का। इसी अवसर को पहचानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। NUC FDC भारत का अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया। एक अम्ब्रेला जो इन सहकारी संस्थाओं को डिजिटल, तकनीकी और गवर्नेंस के नए युग में ले जा रहा है। एक ऐसी पहल जो अगली सदी के सहकारिता विकास की नींव बन रही है। NUC FDC आज 422 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 7 फेडरेशंस एवं NCDC के सहयोग से 300 करोड़ की पूंजी के साथ सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। ये एक ऐसा अभियान है जो देश भर के UCBs को जोड़ता है। तकनीक के क्षेत्र में NUC FDC ने लॉन्च किया सहकार क्लाउड, जो UCBs के IT खर्चे को 40% तक कम करता है। डिजास्टर रिकवरी एज अ सर्विस, कंप्लायंस ऑटोमेशन और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ने बैंकिंग को बनाया स्मार्ट और कंप्लायंट। साथ ही टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी और लीगल सपोर्ट सर्विसेज ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। आज हर UCB डिजिटल सुरक्षा के अम्ब्रेला के नीचे है। VCISO सर्विसेज के साथ NUC FDC ने साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा दी। साइबर इंश्योरेंस ने बैंक्स और डिपॉजिटर दोनों के हितों को सुरक्षा दी है। गवर्नेंस को नए स्टैंडर्ड्स पर ले जाते हुए NUC FDC ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स IIA इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और सिबिल के साथ मिलकर पब्लिश किया सहकार ट्रेंड्स, एक रिपोर्ट जो पिछले 25 सालों की UCB ग्रोथ और फ्यूचर रोड मैप को दर्शाती है। साथ ही डिजी लॉकर और आधार ई-साइन सर्विसेज ने बैंकिंग को बनाया और भी सुरक्षित और पेपरलेस। सहकार पाठशाला NUC FDC ने 14 से भी अधिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए एक नए युग की शुरुआत की है। कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के लिए
एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। मुझे आनंद है आप लोगों को कहते हुए कि इसका काम लगभग समाप्त हो चुका है और अब वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग कर इसका विस्तार करने का भी हम काम करेंगे और कॉमर्शियल बैंकों के समकक्ष अच्छी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक खड़ी हो, कहीं पर भी दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे क्योंकि हम इसको चलाने की अच्छी तरीके से चलाने का एक तंत्र खड़ा कर चुके हैं। NUC-FDC ला रहा है सहकार CBS, एक यूनिफाइड कोर बैंकिंग सिस्टम सभी UCBs के लिए। सहकार डिजी लोन्स और रियल टाइम डैशबोर्ड से हर बैंक को मिलेगा डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण। सहकार बॉक्स और UPI स्विच जैसे नए सॉल्यूशंस देंगे डेटा प्रोटेक्शन, साइबर रेजिलियंस और कॉस्ट एफिशिएंसी। NUC-FDC के कैपिटल, लोन सपोर्ट और रीफाइनेंस चैनल्स के माध्यम से UCBs को मिलेंगे लिक्विडिटी एवं ग्रोथ के नए रास्ते। विश्व के राबो बैंक, डेजर्डेन और यूरोपियन क्रेडिट यूनियंस ने साबित किया है, जब कोऑपरेटिव बैंक्स एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, कोई भी डिपॉजिटर कभी असुरक्षित नहीं रहता। आज भारत भी उनके साथ खड़ा है, अपने अम्ब्रेला के साथ, अपने विश्वास के साथ। NUC-FDC भारत का अपना अम्ब्रेला जो जोड़ता है, सुरक्षित करता है और बढ़ता है, सहकार से समृद्धि तक। थैंक यू सर, प्रेजेंटेशन प्लीज। सो हमारा पैनल का टॉपिक है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स एंड रोल ऑफ NUC-FDC। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल जो आज मंत्री जी ने भी कहा वो हमारे सामने अमूल है, जिसको विश्व ने स्वीकार किया है कि ये सबसे अच्छा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इस समय दुनिया में है। अब जो लोग अमूल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, नीचे 18 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस हैं जिनके शायद नाम भी लोगों ने नहीं सुने होंगे। जो डेली अमूल के प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्होंने भी शायद पंचमहल मिल्क डिस्ट्रिक्ट यूनियन, सुरेंद्रनगर मिल्क डिस्ट्रिक्ट यूनियन का नाम नहीं सुना होगा। बट ये अलग अलग संस्थाएं हैं, 18 अलग अलग कोऑपरेटिव यूनियंस हैं जिनका बैलेंस शीट अलग है, बोर्ड अलग है, मैनेजमेंट अलग है, सारी व्यवस्था अलग है, फैक्ट्रीज भी अलग हैं, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम है, आउटपुट सेम है, ब्रांड सेम है। तो आज दुनिया अमूल के ब्रांड को जानती है, चाहे वो उन अंडरलाइंग यूनियंस को न भी जानती हो। यही कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स आप इफको में देख रहे हैं, जैसे सर ने बोला सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज, कई सारी सोसाइटीज हैं, उनसे मिलकर एक सोसाइटी बनी है। ऐसे ही नैफकब है, कई सारे बैंक्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है। वैसे ही NUC-FDC है, कई सारे बैंक्स हैं, उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये सब साथ में आएंगे, अगर मान लीजिए वो 18 यूनियन में से कोई 4 यूनियन अलग होती तो उनमें और वो जो 14 साथ में है उनमें जो फर्क होता वही फर्क होगा जो आपके ब्रांडिंग में, आपके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स में, आपके ग्लोबलाइजेशन में बैंकों को रोकता है। हमारे जो बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारे जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, एक बात जो गौतम ठाकुर सर ने बोली कि केवल डिजिटल टूल से नहीं होगा, आपको अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस को भी उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं एक छोटे बैंक टियर 1 बैंक के CEO को मिला जिसने मुझे बोला कि 1 रुपए का भी डेलीगेशन मुझे नहीं है। हर प्रपोजल, 1 भी रुपए का प्रपोजल बोर्ड के पास जाता है, बोर्ड ही अप्रूव करता है और बोर्ड महीने में एक बार मिलता है। तो कैसे आप टर्न अराउंड टाइम अश्योर करेंगे? कैसे आप कस्टमर को बोलेंगे मैं 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर आपको लोन दे सकता हूं, जब लोन प्रोसेस ही 1 महीने में एक होगा? और अगर उस दिन कोई क्वेश्चन क्वेरी आ गए या किसी वजह से मीटिंग नहीं हुई तो हो सकता है 1.5-2 महीने में हो। ये जो पॉलिसी है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये बैंकों को बनानी पड़ेंगी, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तब ये डिजिटल टूल का आप पूरा फायदा ले पाएंगे। इसके लिए भी जो पॉलिसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ये हम बना रहे हैं। शरद सर हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे। वो हमको हेल्प कर रहे हैं कि बैंकों का एक मॉडल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होना चाहिए, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, KRA, KPIs, इसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आपका जो पे सिस्टम है फिक्स्ड और वेरिएबल, ये कैसा होना चाहिए, ये एक
मॉडल रिकमेंडेशन होगा जिसको बैंक अपने अपने हिसाब से, अपने एरिया के, अपने कंपल्शंस के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मेरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं सिक्योर्ड बिजनेस लोन का। प्रॉपर्टी गिरवी रख के छोटे बिजनेसेस लोन लेते हैं, हम उनको 10 से 11% पे लोन देते हैं, एनबीएफसी उनको 18, 20, 22% पे लोन देती है। लेकिन हमसे 1.5 गुना 2 गुना कॉस्ट ऑफ फंड के बावजूद भी, या लैंडेड कॉस्ट टू कस्टमर हमसे 1.5 गुना 2 गुना होने के बावजूद भी उनका लोन बुक हमसे 4 गुना बड़ा है। सारे यूसीबीज का मिला के 1.3 लाख करोड़ का बुक है और सारे एनबीएफसी का मिला के 5.3 लाख करोड़ का बुक है। तो हमसे 1.5 गुना 2 गुना महंगा लोन देके वो हमसे 4 गुना बुक कैसे बना रहे हैं? हम उसमें से अच्छे कस्टमर्स को टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये आप करेंगे, आपका फायदा। आपने अगर उनका 20% टॉप बुक हटा लिया, यानी जिसका सिबिल भी अच्छा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, जिसकी प्रॉपर्टी लोन टू वैल्यू सब आपके पसंद का है, ऐसा 15-20% भी बुक अगर आपने टेक ओवर किया तो आपका सारा बुक मिला के डबल होता है। आपका बेनिफिट, कस्टमर का बेनिफिट, उस छोटे बिजनेस का। हम लोग छोटे बिजनेसेस को लोन देते थे बैंक में, तो हम कैलकुलेट करते थे कि अगर हम 15% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं तो उस बिजनेस का आईआरआर कम से कम 25% होना चाहिए वो लोन चुकाने के लिए, और इतने आईआरआर के बिजनेस ज्यादा होते नहीं है। तो अगर हम उसकी छोटे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ फंड कम करेंगे, 18-20% से 11%, 12% पे लेके आएंगे, वो बिजनेस का भी फायदा होगा। दूसरा, जब आप एनबीएफसी का टॉप बुक उठाओगे तो वो जो एनबीएफसीज हैं वो नए लोन देने के लिए, नए कस्टमर ढूंढने के लिए मार्केट में जाएगा। 20 से 25 लाख करोड़ का गैप है एमएसएमई फंडिंग में आज की डेट में हिंदुस्तान में। वित्त मंत्री ने कहा है कि और एनबीएफसी चाहिए ताकि इस लोन के गैप को कवर कर सकें। कल का स्टेटमेंट है डीएफएस का, डिपार्टमेंट, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी है उनका, कि हमें और बैंक चाहिए और बैंकिंग चाहिए। और दूसरी तरफ ये 100 साल से ज्यादा पुरानी संस्थाएं ऑलरेडी हैं, कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 14%, 15% पे, हम ग्रो कर रहे हैं 4 से 5% पे। तो कहां हमसे चूक हो रही है? इसको पॉलिसी, फ्रेमवर्क, इन चीजों के माध्यम से आपको क्या करना चाहिए? जैसे जो अभी मैंने एमएसएमई बुक का एग्जांपल दिया, बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि अगर कोई बिजनेस लोन का कस्टमर आता है, उसकी ये 4-5 चीजें बराबर हैं, सिबिल स्कोर 700 के ऊपर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बराबर है, किसी के साथ डिफॉल्ट नहीं किया है, उसका डीएससीआर, एफओआईआर जो भी आप चेक करते हैं लोन देते समय, वो अगर बराबर है, ये सारे पैरामीटर पे वो ओके है, तो आप सीईओ को या क्रेडिट अंडरराइटर को एम्पावर करो लोन अप्रूव करने के लिए, ताकि वो जल्दी उसको प्रोसेस कर पाए विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। ये जब तक आप इनेबलर नहीं देंगे अपने टीम्स को, तब तक बिजनेस की ग्रोथ नहीं आएगी। आप उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं, आप उनका कंकरेंट ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनेबलर फ्रेमवर्क बना के टीम को नहीं देंगे, जब तक आप ऐसी एचआर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे कि अगर गधा घोड़ा दोनों एक भाव मिलेगा तो कोई घोड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा। आपकी मैन पावर में जब तक परफॉर्मर को आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक नॉन परफॉर्मर को काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा। परफॉर्मर को ये नहीं लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, मिलता तो सबको वही है, इंक्रीमेंट भी सबको वही मिलता है, बोनस भी सबको वही मिलता है, इंसेंटिव कुछ है नहीं, तो कौन मेहनत करेगा? फिर वो मीडियोक्रिटी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है। इसमें हम अपनी तरफ से जो जो टेक्नोलॉजी देनी है, पॉलिसीज देनी है, जो भी टूल्स देने हैं, ये हम देंगे और आपके साथ काम भी करेंगे कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, लेकिन उसको यूज करके और उसको ऑप्टिमम तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने में वो रिजल्ट हो, ये अपने बैंकों को ही देखना पड़ेगा। इसके लिए जिसको भी जो भी कंसल्टिंग एडवाइजरी की जरूरत है, ये आप ही की संस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी है। आप साथ बैठ के एक प्लान बना सकते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए और उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। ये जो भी बैंक ये डिस्कशन करना चाहते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, ये आप ही की संस्था है, आप बैठ के डिस्कशन करिए, हम जो जो इनेबलर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Now I will request our next speaker, V.S. Das sir, who is the ex-ED of RBI, to deliver his address. He was one of the founder members of the report in which this umbrella organizations was recommended. Over to you, sir. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen.
Mr. Chairman and members of the panel. I choose to speak in English because this audience is from all parts of the country, also an international audience. So let me say what I have to say in English and interspersed with a bit of my own Hindi, since my mother tongue is Hindi, so I will also use Hindi. It is actually a privilege for me to address you all on this important subject, utility of umbrella organization, and particularly in the context of cooperation amongst cooperatives. UCBs are founded on the ideals of cooperation, mutual help, and collective prosperity. They support small traders, self-employed individuals, women entrepreneurs, and middle-class families. However, as we all know, the environment UCBs operate in has changed dramatically over the past decade. The financial landscape has become intensely competitive. Commercial banks and fintechs are expanding aggressively. Digital technology has completely transformed customer expectations. And while many UCBs continue to do remarkable work, the challenges that they are confronted with must be acknowledged. What are these challenges? The first challenge is of having a limited capital base. We have governance constraints, and Mr. Thakur, one of the other panelists, interestingly, has talked not of just corporate governance, but cooperative governance. So that is a different thing altogether. The UCBs have fragmented operations, and then they also are confronted with the increased burden of regulatory compliance, and the burden is increasing. So therefore, the question before the sector is, how do we strengthen ourselves to meet these new realities while staying true to our cooperative character? And the answer really lies in your collective strength, in coming together under a common professional and forward-looking structure, which is the umbrella organization, or you can call it the NUCFDC. As Mr. Mehta mentioned, I happen to chair a working committee of RBI on the formation of an umbrella organization. This was way back in 2007, and we gave our report in 2009. We are late starters. Actually, India, it is strange that despite so many urban cooperative banks, never had an umbrella organization. So my working group took inspiration from some prominent umbrella organizations in the world, like the ones that exist in Canada, in USA, in Europe, like Rabobank and Agricole. And we came to the conclusion that one size fits all is not the solution. So we needed an umbrella organization which matched our legal frameworks and structures and which was suited to our needs. And then we devised a model for an umbrella organization, an organization which would provide a slew of services, both fund-based and non-fund-based services to the sector. This is not an umbrella organization for only a particular segment of urban cooperative banks. It is meant for all cooperative banks, whether they are small, medium, or big. The umbrella organization, as envisioned by the National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies, NAFCUP, and supported by the Reserve Bank of India, is a pan-India apex body that serves all urban cooperative banks. It is designated to act as a supporting, unifying, and enabling platform, not as a regulator, but a partner in the sector's progress. And what is its purpose? Its purpose is to provide financial stability and liquidity support, to facilitate technological upgradation and innovation,
to guide in regulatory compliance and governance, and to promote capacity building and knowledge sharing among member banks. In short, it aims to ensure that no cooperative bank stands alone and they all grow stronger together. Let me also dwell on the key utilities and benefits for the sector. Some of these benefits and utilities are financial stability and liquidity support. I'll elaborate. Many of us have faced situations where short-term liquidity mismatches become a serious concern. The umbrella organization can establish a liquidity support fund, enabling prompt financial assistance to member banks in need. And this situation I have seen myself when I happened to be the regional director of Reserve Bank of India in Ahmedabad, when a major bank failure happened and there was a run on the entire sector. Almost all banks were facing run and they were running out of liquidity. Those of you who are from Gujarat, including Mehta Saab, are fully familiar with that situation. And there was a problem because banks were running out of liquidity and there was no way they could be supported, there was no entity. However, if there had been an umbrella organization in such a situation, it could have provided emergency liquidity support. Sir, we request you to kindly. Pardon? Running short of time. Just give me 5-10 minutes, I'll wrap it up. Okay, I'll try to rush it up as much as possible. Umbrella organization can also give refinance to banks for the lending operations, and it can also help member banks to access capital and provide investment opportunities. The major area where the umbrella organization has to play an important role is in technology and digital integration. And here they're strongly looking at a core banking system on a common platform, UPI and NEFT connectivity, cybersecurity frameworks, and digital lending and mobile banking solutions. Another area where umbrella will be very active is in providing capacity building support, in training facilities, etc., for which various products are being developed. The practical advantage of this umbrella, as many speakers have pointed out, is economies of scale in collective bargaining and cost efficiency that can arise from there. It will act as a central procurement hub, negotiating better prices and quality for all banks. Today, as I was meeting people I was sitting there, and as bankers were coming, many of you know me, the first question I was asking was, have you invested in the umbrella? Have you become a member? And I was very happy to find that many of them had. But those of you who are still to join the umbrella, I would implore you to pitch in and join the umbrella, from which you will stand to gain hugely. The umbrella is going to be a game changer, and if it is run and managed properly, I'm sure the sector can derive great benefit from it. I'm told I'm running short of time, so I'll end here. Thank you. Thank you so much, sir. And with that, we move on to our panelist, Shri Sharat Gangal, sir, Chairman, TGSB Bank. I request him to kindly give us the benefits, what can be derived out of this umbrella banking system by the members, as well as the benefits like technology adoption, and most importantly, the cost competitiveness and cost advantages. Good afternoon, and respected chairman of the session and distinguished panelists. Technology I don't understand much, I understand little bit of people. And in the industry where people are the capital, I think driving efficiency of people, मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा जो हमें चाहिए in terms of creating healthy urban banks, we can do it.
लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, और मैं बहुत बार मामा जी से और प्रभात जी से बात कर रहा हूँ कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम टैंजिबल्स के बारे में बहुत बात करते हैं, एंड इट्स करेक्ट दैट वी शुड डू समथिंग ऑन पॉलिसीज, वी मस्ट डू समथिंग ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वी मस्ट डू समथिंग ऑन कोर बैंकिंग सोल्यूशन एट्सेट्रा. लेकिन इंटेंजिबल्स आर more important according to me, because intangibles deliver value, and that is largely related to people. अगर आप मुझे पूछोगे कि NUCFDC का रोल क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि as much as in organizations we have the role for a mentor, मुझे लगता है कि the umbrella organization should work as a mentor and a facilitator for cooperative banks who may not have the wherewithal of having technology, जैसे बात किया गया, and also people processes. सुबह बात की गई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स इसेंशियल, लेकिन उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए. वी नो दैट वी आर बैंक्स रेंजिंग फ्रॉम 100 crores टू व्हाट वी हर्ड इन द मॉर्निंग 1 lakh crores. एंड देयरफॉर ये सेगमेंटेशन की जरूरत है कि हर एक सेगमेंट में हमें क्या डिलीवर करना चाहिए. मेंबरशिप इज आवर स्ट्रेंथ, जिसके बारे में बात किया गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैलेंट के बारे में. जैसे मैंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एंड जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, इसमें पीपल आर द बिगेस्ट एसेट. वी कीप ऑन सेइंग इट इन आवर एनुअल रिपोर्ट्स, लेकिन हम उनमें कितना इन्वेस्ट करते हैं इज व्हाट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. मुझे लगता है जितना सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बहुत बात किया जाता है, लेकिन इक्वली ट्रू इज दैट वी नीड टू नर्चर अर्ली टैलेंट. जो यंग हमारे पास जनरेशन आती है, हम उनको नर्चर करते हैं क्या, एंड डू वी गिव देम द फीलिंग दैट देयर वॉइस विल बी हर्ड. मुझे लगता है दैट जनरेशन सेज दैट हे वी नो, बट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू, एंड यू शुड लिसन टू अस. मुझे लगता है कि अगर इफ वी डू अर्ली टैलेंट management and early talent development, then only succession planning and potential mapping will succeed. अगर हम early talent nurture नहीं करेंगे, तो I don't think we'll be able to create successes. One of the most oft repeated जो grievance complaint बोला जाता है कि we don't create CEOs. We will not be able to create CEOs unless we create a segmented development approach, early talent, mid management and senior management. और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम NUCFDC. एंड हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट मैं इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके साथ काम कर रहा हूँ. बहुत बार स्पेशली महाराष्ट्र में बोला जाता है कि यूनियंस का एक इशू है कोऑपरेटिव बैंक्स में. यूनियंस है, लेकिन मेरा 36 इयर्स का HR का बैकग्राउंड है, एंड आई डिड HR फॉर ए लिविंग फॉर 36 इयर्स. और पहले 20 साल तो यूनियन के साथ बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व था. यूनियंस आर नॉट ए डिफिकल्ट एनिमल, दे आर नॉट योर एनिमीज. मुझे लगता है इफ वी कम्युनिकेट एंड डायलॉग विद देम एंड टेल देम रियलिटीज, आई थिंक वी शुड बी एबल टू टेल देम what is good for the bank and what is not good for the bank. And we should have courage to tell them, and which I always tell them, हम तो यहाँ 10 साल है, आपका तो करियर है, आपका स्टेक हमारे से बहुत ज़्यादा है. Do you want to kill the golden eggs giving creator? तो मुझे लगता है कि courage and conviction if we have, I think we should be able to talk to the unions in a reasonable way. And यूनियंस भी बहुत बदल गई है. ये 25 साल पुरानी, 25 साल पहले की यूनियंस और आज की यूनियंस, इसमें बहुत फर्क है. द क्वेश्चन इज, डू वी हैव द करेज टू डायलॉग विद देम? और मुझे लगता है वो करना चाहिए. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये NUCFDC से अपेक्षा है कि वो हमारे मैनेजर्स को और बैंक्स को इस तरह से ट्रेन करे कि हाउ टू डील with every problem that it's not a problem, every situation that we encounter. And सबसे बड़ा जो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीडरशिप डेवलपमेंट का. जो बात किया जाता है कि वी डोंट हैव CEOs, वी डोंट हैव जनरल मैनेजर्स, मुझे लगता है हम बैंकिंग के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं. वी आर डूइंग इनफ फॉर KYC, और वी आर डूइंग सफिशिएंट फॉर KYC. नो डाउट वी नीड टू डू समथिंग मोर फॉर कोर बैंकिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कासा, ये तो चलता ही रहेगा. लेकिन वी नीड टू डू लीडरशिप डेवलपमेंट. आप अगर देखोगे कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, उनमें अगर हम DGM और ऊपर के लेवल पे आप जाओगे,
they deal with the softer issues and general management more than the domain. और ये शिफ्ट हमें करना चाहिए, और ये शिफ्ट करने के लिए NUCFDC ने हमें एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हाउ डू वी मूव अवे फ्रॉम आवर डोमेन. अगर हम जब भी बैंक में ज्वाइन हुए उस समय जो करते थे वही करते रहेंगे तो एक्चुअली वी आर ब्लॉकिंग यंग टैलेंट, और हम खुद भी डेवलप नहीं हो रहे. सो वी कॉल देम ब्लॉकर्स इन नेचर. तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. वी नीड टू डू दैट. देयर नीड्स टू बी अ फ्रेमवर्क, and happy to say that we are moving in that direction, and I'm having constant dialogues with Mr. Prabhat Kumar on that. Last point, banking has become very dynamic, and especially cooperative banking, and therefore हर एक समय पे हमें strategy change करनी पड़ती है. Today we have to have a ticket size of say 25 lakh or less than 1 crore equal to 50% of our total advances. तो हमारी 5 साल पुरानी स्ट्रैटेजी इसके लिए नहीं चलेगी. सो वी हैव टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. एंड मैकेंजी का एक फ्रेज है, स्ट्रक्चर फॉलोज अ स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी अगर है कि हमें स्मॉल टिकट चाहिए एज कंपेयर टू आवर साइज, देन हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट एडवाइस, और अपेक्षा ऐसी है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलिस्ट एडवाइस देगी. देयर आर बैंक्स विच विल हेल्प यू. द ओनली थिंग इज द नीड्स हैव टू बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑल जिनको मदद चाहिए, एंड umbrella organization has to be forthcoming in tapping the talent which is there in different banks to create these solutions. Lastly, हमारा mindset change का भी एक issue है, and we require a lot of training program for that in terms of, especially for the board, saying that you can't operate banks in 2025 with a thinking of 1998. Thank you very much. जय सहकार. मैं सहकार भारती का कार्यकर्ता हूँ, और ऐसे प्रोग्राम मैंने महाराष्ट्र में बहुत किए हैं. More than 300 chairman and vice chairman I have done the training, and it's not a commercial exercise on my side. I do it de bono. So any help required, feel free. Thank you very much. Thank you so much, sir. We move ahead to our other panelist, P.K. Arora ji, for his quick words about the present role and perhaps the future, what the umbrella organizations can bring, the value proposition to the cooperatives, and in the light of the competitive advantage that are have with the private and other players. Thank you to you. Thank you, sir. Respected Chairman of the session, Mr. Mehta, Das Sab, Mr. Sharad ji, and our CEO, Mr. Chaturvedi ji. It's a privilege to speak on the umbrella, but I would be basically concentrating only on the self-regulatory role of the umbrella organization. In fact, RBI has been recently impressing upon the consultative and collaborative approach to the regulation. So this concept of SROs has also emanated from them, and RBI is involving more regulated entities. But because we are large in number, so there was a need for umbrella organization to come up, and in fact, talking about the progress of the sector, in fact, we have number have come down from 1926 to 1472 now. But in terms of deposit as well as advances, the amount has massively increased to almost 5 times. Regulation has also strengthened over a period of time, but the time has come where RBI is now going for a consultative approach, and hence this SRO role has been assigned with the objective of effectiveness in regulation, so that the people who have to implement the policies, they are also involved to understand the rationale of the regulation. It has to be in terms of transparency, fair competition, consumer protection, and umbrella will also be involved in formulating best practices which will be circulated to all the banks, so that the increasing trend in monetary penalties is arrested.
There will also be standards and codes prescribed by the umbrella organization so that a self-discipline is maintained and violations are minimized. The objective is to promote the culture of compliance and collective voice of the members is brought to the notice of the Reserve Bank so that as and when the policies are formulated, the voice of the sector is heard properly. There would be equitable and transparent treatment to all the members. But at the same time, innovation and innovation in the policy inputs will also be considered by the RBI through the inputs given by the umbrella organization. There are certain responsibilities which have been entrusted to the SRO. In fact, the members have to be self-disciplined. They have to ensure that there are no violations. And of course, they have prescribed a paid-up capital of 300 crore, which our chairman has already announced that it has been achieved. And day is not far off that RBI will give us the recognition to act as an SRO and to play the developmental role which is envisaged for the SRO. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. So, with this, we sum up the sessions. I think very nice points were discussed by our eminent speakers and panelists. And I'm sure that we understood that the development, what can happen with the speed and the kind of the knowledge of this knowledge and technology sharing, what can happen to the umbrella organizations, it would be immense help. So I think we are about to conclude these sessions. So I will thank all the speakers and panelists for their valuable guidance to the members, and I request the organizer to take it over. थैंक यू सो मच CMA हर्षद देशपांडे जी। मैं बिना समय को गंवाए NB पटेल साहब हमारे डायरेक्टर NAFCB एंड अजय ब्रह्मेचा जी डायरेक्टर NAFCB, आई विल इनवाइट बोथ ऑफ देम। कांतिभाई देसाई जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आ जाएं और यहाँ जो गेस्ट हैं हमारे पैनलिस्ट हैं उनको बारी बारी से उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट करें।